everyone, welcome to the channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students, आज हम पढ़ने वाले हैं the last lesson के NCERT question. तो first of all, hi everyone, welcome to my channel. मैं हूँ आपकी सिमरन दीदी या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश वाली दीदी, जो इस साल आप लोगों को ऐसे पढ़ाने वाली है जिससे कि आपके इंग्लिश में 100 on 100 आ जाए. भाई PCM के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, PCB के हो, मेरे लिए तो सब बच्चे मेरे चैनल पे आते हैं. और एक चीज़ मुझे प्रॉमिस कर दे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कि इंग्लिश में आप लोग मुझे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब आपका रिजल्ट आएगा मुझे 100 on 100 चाहिए. उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगी, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी, कॉम्पिटेंसी हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, एक्सट्रैक्ट हो. आपका बस एक काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एक कॉपी बना लो अपनी इंग्लिश की और उसमें पढ़ना शुरू कर दो. तो आज हम देखने वाले गाइस हमारे NCERT क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट लेसन के. अगर आपको लग रहा है कि भाई इन्हें पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो भाई मैं बता रही हूँ क्या फ़ायदा है. डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन मैं दिखा दूंगी हमारे पेपर में उठ के आए हुए, चाहे वो हमारा प्री बोर्ड हो, चाहे वो फाइनल लेवल बोर्ड एग्जाम हो. इवन जो लॉन्ग आंसर आते हैं ना, जो पैरेलल महा क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी वाले होते हैं, वो NCERT में से छुपे हुए आ जाते हैं. इसलिए स्टार्ट करेंगे बेसिक से प्रो बनने का सफ़र अपना. बेसिक से शुरू करा रही हूँ NCERT के क्वेश्चन आंसर से, और प्रो लेवल तक की मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी. कॉम्पिटेंसी, पैरेलल, डायरी एंट्री, हर टाइप के क्वेश्चन. तो आज लास्ट लेसन के पहले क्वेश्चन से शुरू करने से पहले एक और अपडेट है आपके लिए. अगर आपने अभी तक ये चैप्टर लास्ट लेसन नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक लगा रही हूँ लास्ट लेसन की, वहाँ से जाके आप पढ़ लो. और न्यू सीरीज़ आ रही है इंग्लिश 2027 के नाम से मेरे चैनल पे मई के अंदर. तो तब आप लोगों को लाइव क्लासेस में लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा और बाकी सभी चैप्टर्स को. तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है. तो लास्ट लेसन अभी गिवन है, अभी जिस बच्चे को पढ़ना है पढ़ लो, वरना इंग्लिश 2027 की जो प्लेलिस्ट हमारी बनेगी वो आपको 100 on 100 दिलाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को. 1 मिनट का पॉज लो, जल्दी जाओ, कॉपी निकाल के लाओ एक जल्दी से, और उसमें ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करना शुरू कर दो. एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल बनाया है मैंने बिल्कुल नया आज ही. उसका नाम है इंग्लिश बाय सिमरन सहानी. बिना कुछ करे उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लो. आप पूछोगे दीदी ये क्यों सब्सक्राइब करवा रहे हो आप हमारे को? क्योंकि कॉम्पिटेंसी पैटर्न जो इस साल का आपका बन रहा है उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करने होंगे. NCERT क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, वर्ड मीनिंग्स यहाँ कर रही हूँ, चैप्टर वैप्टर सब मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी. बट एक कॉम्पिटेंसी लेवल इंग्लिश जो होती है जिसमें आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी हो, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो, आगे तक CUET तक की आपकी तैयारी हो, उसके लिए मैंने इंग्लिश बाय सिमरन सहानी चैनल क्रिएट करा है. ऐसा नहीं होगा कि आखिरी महीने में जाके तुम CUET की तैयारी करोगे या आखिरी महीने में जाके तुम ये सीखोगे कि आंसर बना के कैसे लिखने हैं. तुम्हारी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए मैंने वो चैनल क्रिएट करा है. तो जल्दी जाओ उसको जाके सब्सक्राइब कर लो. कॉम्पिटेंसी लेवल प्रिपरेशन भी हम वहाँ पे करेंगे. दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिश. इफ़ यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश तो उसको सब्सक्राइब कर लेना. पढ़ाई हम यहीं करने वाले हैं. चलिए देखते हैं अपने पहले वर्ड मीनिंग्स को. लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ा, एक बच्चा है फ्रांस, उसको स्कूल जाके पता चलता है आखिरी फ्रेंच डे है उसका, फ्रेंच लेसन का आखिरी डे है और आखिरी बार उसे वो पढ़ाई करी थी. उसे बहुत रिग्रेट होता है और उसके विलेज के सभी लोगों को उस दिन रिग्रेट होता है. उनके टीचर M. हैमिल उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं क्लास को और सब लोग हर चीज़ अच्छे से समझते हैं. ये कुछ हमारी समरी थी. बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में आते हैं. तो अगर आपने ये वर्ड मीनिंग कर लिए तो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन की तैयारी हो गई है. पहले M हैमिल क्यों कहते हैं? बिकॉज M इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉन्जियर, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सट्रैक्ट में आते हैं. तो अगर हमने ये करे होंगे तो यहीं से हमारी वोकैब अच्छी हो जाएगी. ड्रिलिंग मतलब था प्रेशियन सोल्जर ड्रिलिंग करते, मतलब अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे. इसे कहते हैं हम वोकैबुलरी. जब आप अपने आंसर्स में ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करोगे रैदर देन ट्रेनिंग, अगर आप ड्रिलिंग लिखोगे एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा. ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? जो ऑर्डर आता था टू जॉइन द आर्मी को उसको ड्राफ्ट कहते हैं. ज़बरदस्ती ना यहाँ के लोगों को आर्मी में भेज दिया जाता था. बब क्या होता है? ब्लैक स्मिथ वॉचर कहते हैं ना बब जल्दी मत जाओ. बब मतलब होता है एक रूड वे किसी को बॉय कहने का, ठीक है. जैसे हिंदी में ओए लौंडे, ठीक है, ओ लड़के, इस टाइप से. वैसे ही बब मतलब है बॉय को रूडली कहने का. प्राइमर एक बुक होती है टू टीच यंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड, ठीक है, लिख लो ये. द सार क्या है? सार एक रिवर है जिसके बारे में हमें बता रखा है फ्रांस वहाँ पे खेलने जाता था. रेप्रोच मतलब होता है ब्लेम करना या फिर क्रिटिसाइज करना किसी को. होल्ड फास्ट टू मतलब नेवर गिव अप. होल्ड फास्ट टू मतलब हमेशा उसको अपने साथ रखना, उसका यूज़ करना, कभी बंद ना करना. ये M. हैमिल कहते हैं कि होल्ड फास्ट करना अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, ऐसा नहीं तुम भूल जाओ उसे. देयर लैंग्वेज मतलब मदर टंग. हमारी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? उनकी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? जब हम मदर टंग का रेफर कर रहे हो. हॉपवाइन क्या होती है? एक टाइप का प्लांट होता है, बेल होती है ना, जो जैसे मनी प्लांट की होती है वैसे. द एंग्लिस क्या है? एक बेल होती है जो क्रिश्चियन प्रेयर्स से पहले बजाई जाती है जिससे पता चल जाए. वीव ला फ्रॉस्ट मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है. एक और प्रूशियंस कौन थे? प्रूशियंस थे फॉर्मर किंगडम जहाँ पे आता था जर्मनी, नॉर्दर्न पोलैंड एंड रशिया, ठीक है. इस सबको मिला के क्या बनता था हमारा? प्रूशिया. अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस मतलब होता है एक आदमी
या आपको एक पर्सन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे एक मैकेनिक है, उसके पास में एक बच्चा जाके सीख रहा है, तो वो उसका अप्रेंटिस होगा, शागिर्द जिसे आपको, ठीक है। जब भी कोई काम सीखने किसी के पास जाता है तो उसे अप्रेंटिस कहते हैं। फ्रिल्ड शर्ट मतलब जो एमएमएल शर्ट पहनी थी, सब बच्चे कमेंट सेक्शन में एमएमएल की शर्ट बताओ। व्हाइट कलर की फ्रिल्ड वाली शर्ट थी टिपिकली, जिसको कफ और इस यहाँ हाथ से और नेक पे और यहाँ कफ पे वो फ्रिल हो रहा हो, ठीक है। सॉल्व मतलब क्या होता है, सीरियस और फॉर्मल इन मैनर और एक्सप्रेशन। सॉल्व मतलब बहुत सीरियस हो कोई चीज़ अगर, ठीक है। न्यूजेंस मतलब क्या होता है, न्यूजेंस मतलब होता है पर्सन और अ थिंग दैट कॉजेज ट्रबल, जो तुम्हें तंग करे। जैसे हमारा वो प्यारा शिनचान है ना, हमेशा शरारतें करता रहता है, इस टाइप से, ठीक है। और रेचेस मतलब होता है अनोइंग या फिर अनफॉर्चुनेट पीपल, ठीक है। दुष्ट लोग, बुरे लोग, गंदे लोग, इस टाइप से अगर आप किसी को कह रहे हो तो आप उसे रेचेस कह सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी नहीं है, अगर आपने ये पढ़ के रख लिए हैं कहीं ना कहीं तुम्हें काम आ जाएंगे। एंड यू विल थैंक मी लेटर की दीदी ने हमारी ऐसी तैयारी कराई है। तो जल्दी से अब आते हैं हम अपने पहले NCERT क्वेश्चन के ऊपर। कॉपी लेकर आओ, लिखो, चाहे स्कूल की कॉपी में लिखो, चाहे अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर लिखो। ऐसा नहीं इंग्लिश का कोई रजिस्टर बनेगा, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बनेगा, इंग्लिश का भी बनेगा, उसमें आप ये लिखो। और जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। और जो मैंने न्यू चैनल क्रिएट करा इंग्लिश बाय सिमरन धानी, उसे जाके सब्सक्राइब करो फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस। चलिए पढ़ते हैं अब हम सिंपल क्वेश्चंस। अभी तो तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। का आंसर आपको याद है कि फ्रांस को उस दिन क्या था, पार्टिसिपल्स का उसका टेस्ट था, इसलिए उसको जो है स्कूल जाके उसको अपना टेस्ट देना था और वो लेट हो गया था, इसलिए वो डरा भी हुआ था। तो हम दोनों बातें बता देंगे। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, बट ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, सो ही वॉज अंडर ग्रेट ड्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर एम हैम। ठीक है, पूरा आपको लिखना है। व्हाट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। तो फ्रांस को उस दिन क्या पढ़ के जाना था, पार्टिसिपल्स पढ़ के जाने थे, बट उसको तो उसका पहला वर्ड भी नहीं आता था, इसलिए उसको बहुत डर लग रहा था अपने टीचर से कि भाई आज तो मुझे डांट पिटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हें कहते हैं वोकैबुलरी, जो बुक में यूज़ करिए और कहा है इनका मीनिंग बताओ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है ये वर्ड। सो ही वॉज अंडर ग्रेट ड्रेड ऑफ। ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब डर लगना, तो ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब क्या हुआ, ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब हुआ इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब फियरफुल, कि आपको डर लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला आपके साथ या आपकी डांट पिटेगी, ठीक है। काउंटेड ऑन मतलब क्या होता है, टू रिलाई ऑन, ठीक है। काउंटेड ऑन मतलब क्या है, टू रिलाई ऑन। जैसे अगर आपने अपने दोस्त पे रिलाई कर रखा था कि तुम्हारी अटेंडेंस वो दे देगा, तो यू कैन से दैट आई काउंटेड ऑन माई फ्रेंड फॉर माई अटेंडेंस, ठीक है, कि तुम्हें लग रहा था वो तुम्हारी जगह प्रेजेंट बोल देगा। किसी पे भरोसा करना, टू रिलाई ऑन समबडी या फिर ऑन समथिंग, ठीक है। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस मतलब क्या होता है, अब आपने देखा होगा आपके स्कूल की काफ़ी सारी, जब हम छोटे होते थे ना, बुक्स जो होती थी, कॉपीज जो होती थी, हम संभाल के नहीं रखते थे तो कोने में से मुड़ जाती थी। तो थम्ड एट द एजेस मतलब होता है जिसके पेपर कोने में से मुड़ गए हों, ठीक है। इन यूनिजन, यूनिजन मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा। जैसे क्लास में बच्चे एक साथ गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम। ग्रेट बसल, अ ग्रेट बसल मतलब क्या होता है, एक्साइटिंग, सब कुछ आवाज़ आ रही हो आपको, शोर आ रहा हो, ठीक है, कोई चीज़ हो रही हो आसपास में। जैसे अगर आप बस अड्डे के पास से जाओगे आवाज़ आएगी, ट्रेन स्टेशन के पास से जाओगे बसल की आवाज़ आएगी। सिटी में बसल की आवाज़ें होती हैं, गाँव में इतनी नहीं होंगी। बसल मतलब होता है कॉन्टीन्यूस बहुत ज़ोर की आवाज़ें आना, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है क्या, बहुत सारी आवाज़ों का मिक्सचर है। लास्ट में रिप्रोच आवर सेल्फ विथ मतलब होता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो। रिप्रोच आवर सेल्फ मतलब आप डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पता होने चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ऐसी क्या चीज़ें थी जो फ्रांस को उस दिन अनयूजुअल लगी थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करो और ये आंसर को मेरे साथ में यहीं पे टाइप कर दो। फ्रांस नोटिस दैट इट वाज आल्सो स्टिल काम एंड क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। उस दिन फ्रांस जैसे स्कूल पहुंचने से लगता है आज तो सब कुछ स्टिल लग रहा है, काम लग रहा है और क्वाइट लग रहा है जैसे कि संडे की सुबह हो, ठीक है। वाइल ऑन अदर डेज देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट हसल एंड बसल। इनफैक्ट अदर डेज पे स्कूल के पास से हसल और बसल होती थी। द सेम कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट के बाहर तक आती थी आवाज़। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन वेरी लाउड, बट ऑन दैट डे द स्कूल लुक्ड सो स्ट्रेंज। तो ये सब चीज़ें मिसिंग थी और उस दिन स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या चिपकाया गया था। तो द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्से एंड लॉरेन। तो बेसिकली उस पर क्या लिखा था, वो जो बुलेटिन बोर्ड था हमेशा उस पर बुरी खबर ही आती थी, और आज जो बुरी खबर थी ये थी कि आज के बाद उन लोगों को जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, उन लोगों को जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम जल्दी से। तुम लोग लिखना शुरू कर दो इसको कॉपी के अंदर। अब आ रहे हैं हम हमारे थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस के ऊपर। तो इनको कॉपी में लिखो रादर देन तुम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। चलो पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। What changes did the order from Berlin caused in the school that day? उस दिन स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए थे? अगर आपको लग रहा है ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे तो तुम्हारी गलती है। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई लैंग्वेज कर देंगे, थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज कर देंगे क्वेश्चन की, और सेम आंसर जा रहे होंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ के रखी है, ये मत सोचना कभी आपका नुकसान होगा। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। क्या हुआ था? स्कूल में जो कुछ भी होता था सब रुक सा गया था। द टीचर एम हैमिल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन विद मोर पेशेंस। अब की बार एम हैमिल सर ने क्या करा, क्या चेंज हुआ? बहुत ही शांति से अपने बच्चों को पढ़ाया। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। बच्चे बहुत अटेंटिव होकर पढ़े। द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस। विलेजर्स आके पीछे जो बैक बेंचेस कभी कोई आके नहीं बैठता था वहाँ के बैठ गए थे। एंड हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड टू एम हैमिल। और वो एम हैमिल को उनकी 40 ईयर्स की सर्विस का रिस्पेक्ट देने आए थे। रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। उन्हें भी रिग्रेट हो रहा था, मतलब उनके गाँव में ना अलाउड था कि बूढ़े लोग भी आके पढ़ ले, उन्हें भी बुरा लग रहा था, पहले भी तो जा सकते थे, हम क्यों नहीं गए। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट about a great change in the feelings of the people towards their country and their native language. उनकी कंट्री के लिए जो उनकी फीलिंग थी और नेटिव लैंग्वेज के लिए वो भी बदल गई। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunity of learning French when it was easily accessible. कि उन्हें बुरा लगता है कि जब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम फ्रेंच पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तब हमने अपनी लैंग्वेज पे फोकस क्यों नहीं करा। तो इसलिए मैंने ये आंसर आपको कराया क्योंकि ये हाई लेवल है, ठीक है। चलो, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड उसका स्कूल चेंज। पहले उसे लगते थे सर खड़ूस और स्कूल में पढ़ना उसे पसंद नहीं था, एकदम से कैसे बदला। तो फ्रांस फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच एनी मोर। तो लगता है सबसे पहले तो कि आज के बाद में फ्रेंच लैंग्वेज में अपने चैप्टर को नहीं पढ़ पाऊंगा। हिज बुक्स दैट सीम्ड अ न्यूजियंस अ शॉर्ट वाइल अगो। वही बुक्स जो थोड़ी देर पहले उसे न्यूजियंस लगी थी, वो सोचा था स्कूल का बंक मार लूँ, विच ही फाउंड सो हैवी, जो उसे बहुत हैवी लगती थी कैरी करने के लिए, सेम टू हिम ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट ही कुड नॉट गिव अप। अब वही बुक्स उसको अपनी ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी जो वो चाहता था उसे गिव अप ना करनी पड़े, वो चाहता था मुझे फ्रेंच पढ़ना ही अलाउ हो जाए। फ्रांस फीलिंग अबाउट हिज फ्रेंच टीचर एम हैमिल ऑल्सो वर चेंज्ड। टीचर के लिए भी फीलिंग चेंज हो गई। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब जब उसने सोचा कि हमेशा के लिए चले जाएंगे, दैट ही फ्रांस शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं कभी उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा, मेड फ्रांस फॉरगेट अबाउट ऑल हिज टीचर्स रूलर एंड हाउ क्रैंकी और स्लाइटली एसेंट्रिक ही वॉज। कि जितने वो खड़ूस थे, थोड़ा डांट पीट देते थे, वो सब चीज़ें हमारा फ्रांस जो है वो भूल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। वॉट शोज यू वाई दिस हैपन। इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से इतना अपनी लैंग्वेज से प्यार हो गया। ठीक है, जर्मन बोल लेंगे, कल से कह देते ना, क्या दिक्कत थी। नो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्यों? एम हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट हेंसफोर्थ, यानी कि हेंसफोर्थ मतलब अब से, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है। Those who call themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it. अब देखिए, ये तो बच्चे छोटे थे, इन्हें अभी फ्रेंच बोलनी आती थी, बट लिखनी तो नहीं आती थी ना ठीक से, और बोलनी भी बिल्कुल परफेक्ट वाली नहीं आती थी। ठीक है, तो अब वो बच्चे तो कभी अच्छे से फ्रेंच सीख ही नहीं पाएंगे, इवन दो वो फ्रेंच है। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल। वो कहते हैं देखो तुम कैसे फ्रेंचमैन होगे, तुम्हें फ्रेंच ही नहीं आती होगी। फिर वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करके कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल है, लॉजिकल है, क्लियर लैंग्वेज है ये पूरे वर्ल्ड की। ही सेड दैट फॉर द इंस्लेव्ड पीपल, और फिर वो बताते हैं क्यों हमारे को फ्रेंच लैंग्वेज को, इवन तो जर्मन्स ने कह दिया है कि छोड़ दो बोलनी, हमें उसे रखना होगा अपने पास में। क्यों? क्योंकि जब लोग एंस्लेव्ड होते हैं, हम एंस्लेव्ड मतलब बंधी होते हैं, अभी वो बंधी है ना जर्मन्स के। देयर लैंग्वेज वॉज की टू देयर प्रिजन। वही लैंग्वेज उनके बंधन की तोड़ होगी। कैसे कि जैसे कि अगर वो जर्मन बोलने शुरू कर देंगे तो वो जर्मन ही बन गए ना, बट इवन द जर्मन्स के रूल में जब वो अपनी फ्रेंच आइडेंटिटी को जिंदा रखेंगे तभी वो आगे चल के जीत सकते हैं। देन द पीपल रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन मदरलैंड। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिखता है? इससे हमें ये दिख रहा है कि उन लोगों को अपनी मदर टंग से बहुत प्यार था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ठीक है,
फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अभी तो 2-3 सालों से नहीं पूछा गया है, बट इंपॉर्टेंट रहता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या था, जब फ्रांस क्लास में कहता है अब ये पिजन को भी बोलेंगे कि कुकू जर्मन में करो, तो अपना गुस्सा दिखा रहा था वो एक तरीके से। तो दिस सेंटेंस कुड पॉसिबली मीन दैट हाउ एवर हार्ड द अथॉरिटेरियंस ट्राई टू इम्बिल्ट जर्मन लैंग्वेज इन द कल्चर ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, इवन तो वो बहुत कोशिश करे ज़बरदस्ती लोगों को जर्मन बुलाने की, द नेचुरल स्टेटस ऑफ फ्रेंच फॉर देम विल रिमेन अनचेंज, बट स्टिल जो उनका नेचुरल स्टेटस है कि उनके मन से वो फ्रेंच है, वो फ्रेंच ही रहेंगे। फ्रेंच फ्लोज इन द एयर एंड द एंटायर प्लेस इज इम्ब्यूड विद इट्स इफेक्ट, फ्रेंच जो है उनके एयर में है, मतलब उनके अंदर ही है फ्रेंच लैंग्वेज। इवन दो दे ट्रेन स्टूडेंट्स इन जर्मन द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन अनचेंज्ड लाइक द कूइंग ऑफ द पिजन। तो चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो ज़बरदस्ती जर्मन बुलवाने की, बट जैसे एक पिजन का बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि वो कुकू करेगा, वैसे ही ये बच्चे फ्रेंच हैं तो इनका बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा फ्रेंच ही रहेगा, चाहे ज़बरदस्ती इनके ऊपर हम लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश कर ले। अब इसी को मैंने थोड़े डिफरेंट लैंग्वेज में भी लिखा है इन द लॉन्ग वर्जन, ये क्वेश्चन को एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। तो ये मैंने लॉन्ग में लिखा है और इसमें ना हमने पूरे चैप्टर की समराइज करके बताया है। तो अल्फोंसो रॉडेट का जो लास्ट लेसन है क्लियरली शोज हाउ पावरफुल कंट्रीज ट्राई टू कंट्रोल नॉट ओनली लैंड बट ऑल्सो लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे हमारे पे ब्रिटिशर्स ने जब रूल करा था तो वो भी अपना इंग्लिश कल्चर हमारे पे इम्पोज करते थे। राइट नाउ वी आर हैविंग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, एवरीथिंग इंग्लिश, तब हमारे यहाँ पे सब लोकल लैंग्वेजेस में होता था, तो हमने भी धीरे धीरे इंग्लिश को अडॉप्ट करा। ऐसे इनको तो कहा कि इनकी लैंग्वेज बोलनी ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आफ्टर द फ्रैंको प्रूशियन वॉर द प्रूशियंस टुक कंट्रोल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, हाउ एवर दे वर नॉट हैप्पी विद जस्ट पॉलिटिकल पावर। तो उन्हें बस पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं चाहिए था, दे ऑल्सो वॉन्टेड द पीपल टू गिव अप देयर ओन लैंग्वेज फ्रेंच एंड स्टार्ट लर्निंग जर्मन इन स्कूल्स। एन ऑर्डर वॉज पास दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, दिस मेड द पीपल फील हर्ट एंड अपसेट। इससे लोग बहुत हर्ट और अपसेट हो गए। फ्रांस द यंग बॉय इन द स्टोरी इवन वंडर्ड इफ द प्रूशियंस वुड फोर्स द पिजन टू सिंग इन जर्मन। फ्रांस को तो ऐसा लगता है कहीं ये पिजन को भी ना बोले, जर्मन बोले। दिस शोज हाउ स्ट्रेंज एंड अननेचुरल द चेंज फेल्ट टू देम, मतलब कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना पिजन को बोलो कि जर्मन बोले, अननेचुरल है ये तो उसे कहने का मतलब है कि ये चीज़ भी बहुत अननेचुरल है कि कंट्री के लोगों को आप बोलो कि अपनी लैंग्वेज ना बोले। फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग, समथिंग दे हैड ग्रोन अप स्पीकिंग, इट वॉज अननेचुरल टू देम, इट वॉज नेचुरल टू देम एज गोइंग टू अ पिजन। फोर्सिंग देम टू स्पीक अनदर लैंग्वेज वॉज लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल नेचर, जैसे कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज बोलने से रोकना मतलब है कि आप नेचर को कंट्रोल कर रहे हो। जस्ट एज यू कैन नॉट चेंज द वे अ पिजन सिंग्स, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज दैट इज फोर्स्ड अपॉन देम। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज अंडर प्रेशर, आप अपनी मर्जी से न्यू लैंग्वेज लर्न करो दैट इज ओके, बट अगर प्रेशर में लर्न कर रहे हो तो पेन, डिस्कम्फर्ट एंड फीलिंग ऑफ लूजिंग वंस आइडेंटिटी आता है। ये हाई थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स में नहीं आएगा। तो देखो एनसीईआरटी में भी हमें ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं। चलो, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ की टू देयर प्रेजेंट। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री वेयर कॉन्कर्ड पीपल, जिन लोगों के ऊपर कब्जा करा गया है, हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड लैंग्वेज इम्पोज ऑन। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस एनसीईआरटी क्वेश्चंस कॉपी में जो लिखने होते हैं उसके लिए आप ये लिख लो। हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स बताओ जहाँ पे ऐसा हुआ। तो येस, पोर्चुगीज बिकमिंग द लिंगुआ फ्रांका ऑफ एंगोला, इंग्लिश इम्पोज ऑन वेरियस पीपल, स्पेनिश इम्पोज ऑन द बास्केस एंड द कैटलन्स एंड टर्किश इम्पोज ऑन द कर्ड्स। ये कॉपी में आप लिख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, What happens to a linguistic minority in a state? अब यहाँ हो रही है स्टेट की बात, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट है ना, यूपी है, महाराष्ट्र है, ऐसे स्टेट। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? कि भाई ऐसा होता है हमारे यहाँ पे भी कि एक स्टेट के अंदर दूसरी लैंग्वेज के लोग होते हैं तो वो बहुत कम होते हैं उसमें, तो वो उस समय पे अपनी लैंग्वेज को अलाइव कर रख सकते हैं। जैसे बैंगलोर में पंजाबीज़, मुंबई में तमिल के लोग, दिल्ली में कन्नडिगास, कोलकाता में गुजरातीज़, ऐसे लोग अगर हैं, जहाँ पे कोलकाता में तो क्या बोली जाएगी, बंगाली, बट यहाँ अगर कुछ गुजराती चले जाएँ तो वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे अलाइव रखेंगे? ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आएगा, बट एनसीईआरटी है, कॉपी में सॉल्व करने के लिए मैं आपको करा रही हूँ। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री वेयर सो मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन, इवन इन सम स्टेट्स मोर देन वन वर्नाकुलर लैंग्वेज इज स्पोकन। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन अ फ्री कंट्री हैज़ फंडामेंटल राइट टू स्पीक और राइट वंस लैंग्वेज और मदर टंग। हमारे पास तो अपना राइट है जो हम चाहे लिख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देयर इज अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, जब एक स्टेट के अंदर हो, ऑफ अ कंट्री, व्हेन द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री लिव इन अदर कंट्रीज, ठीक है। या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, जैसे आप किसी अरबिक कंट्री में चले जाओ तो हमारी लैंग्वेज वाले लोग थोड़ी हैं वहाँ पे। इन सच केसेज द मेजर प्रॉब्लम इज हाउ पीपल कैन कीप देयर लैंग्वेज राइट। तब आप अपनी लैंग्वेज को अलाइव कैसे रख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल हाउ पंजाबीज लिविंग इन बैंगलोर, और ये सब हमें बता रखा है। तो सिंपल लैंग्वेज है, दे कैन डू सो बाय टीचिंग देयर चिल्ड्रन देयर मदर टंग और एटलीस्ट स्पीकिंग टू देयर चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग सो एज फार एज पॉसिबल, कि बच्चों को अपनी मदर टंग सिखाओ तभी वो उन्हें याद रहेगी, और जहाँ तक पॉसिबल हो घर में आप उसी लैंग्वेज का यूज़ करो। सिंपल आंसर इसका ये है।
चलो अगला क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? डू यू नो वॉट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन? कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा आप उसको एक्सीड कर दो, क्या ये सही है? और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब बताओ। तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म वही है जो जर्मन्स ने करा फ्रेंच के साथ। जर्मन्स को अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार था, ठीक है, अब तुमने उन पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तुम उनको बंदी बना लिया, ठीक है, बट ये थोड़ी उनसे उनकी लैंग्वेज छीनोगे तुम। तो इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, कि हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तुम्हारी वाली बेकार है। येस, इट इज़ गुड टू फील प्राउड ऑफ वंस लैंग्वेज, बट इफ़ वी स्टार्ट थिंकिंग दैट आर लैंग्वेज इज बेटर देन अदर्स, अगर हम सोचे हमारी बेटर है दूसरों से, एंड डिसरिस्पेक्ट अदर लैंग्वेज, देन दैट प्राइड बिकम्स हार्मफुल। तब वो प्राइड जो है वो गर्व नहीं रहता, वो हार्मफुल हो जाता है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ नॉट हेल्दी टू इग्नोर और इंसल्ट अदर लैंग्वेजेस। When love for one's languages goes beyond pride and turns into arrogance, it becomes linguistic chauvinism. तो linguistic chauvinism मतलब क्या होता है? जब आपका अपनी लैंग्वेज के लिए जो प्यार ना वो arrogance और बदतमीजी में बदल जाए, उसे हम कहते हैं linguistic chauvinism. People should value their own language and culture, but at the same time they should also respect other languages and culture. Everyone has a right to speak their language they like and follow the religion they choose. So we should feel proud of our language, but at the same time respect other languages too. ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएगा। फॉर योर NCERTs के क्वेश्चन आपको जो कॉपी में करने होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, मैंने आपको ये करा दिया है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं मैच करने हमारे को जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिए गए हैं बट वो इंग्लिश के नहीं है। जैसे कि टाइकून हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, एक जापनीज़ वर्ड है, ट्यूलिप एक फ्रेंच वर्ड है, लोगो एक ग्रीक वर्ड है, बैंडिकूट एक तेलुगु वर्ड है, बारबेक्यू एक स्पेनिश वर्ड है, वरांडा जो वेड़ा होता है ये हिंदी है वर्ड है बट इंग्लिश में हम इसे यूज़ करते हैं, रॉबर्ट एक शेक वर्ड है, ज़ीरो एक इटालियन वर्ड है, स्की एक नॉर्वेजियन वर्ड है और ट्रैक एक जो है डच वर्ड है। यहाँ पे हमें बता रखा था कि इनको बताओ तुम कौन से वर्ड हैं ये। जैसे पैतित वर्ड छोटा वर्ड जो यूज़ होता है ये फ्रेंच वर्ड है, किंडरगार्टन जो हमारे स्कूल होते हैं वो जर्मन वर्ड है, कैपिटल लैटिन वर्ड है, डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है और बाज़ार हिंदी का वर्ड है बट इंग्लिश में हम बाज़ार वर्ड यूज़ करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ये है MCQs, ऐसे ही कहेंगे आपके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट आर थंडर क्लैप्स, दीज वर्ड्स वर टू मी। तो थंडर क्लैप मतलब क्या हुआ? लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, प्लीजेंट एंड वेलकम। व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड की टू देयर प्रेजेंट। तो की टू देयर प्रेजेंट मतलब क्या है? डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज, आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, क्विकली लर्न द कॉन्करर्स लैंग्वेज, तो मतलब अटैच टू देयर लैंग्वेज, ठीक है। इसका है सेकंड वाला, इसका भी। डोंट गो सो फास्ट वर्ब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब क्या है? वेरी अर्ली, टू अर्ली, अर्ली इनफ। तो इसका का आंसर है अर्ली इनफ, कि अरे इतने तो जल्दी तुम पहुंच ही जाओगे, वैसे कौन सा कुछ करना है तुमने आज स्कूल जाके। ब्लैक स्मिथ वॉचर का मतलब ये था, इसका आंसर होगा अर्ली इनफ, थर्ड वाला। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, एम हैमिल क्या टॉल हो गए थे एकदम से? फ्रांस ऐसे बोलता है। हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, वेरी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, स्टूड ऑन द चेयर, तो ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। बेसिकली उस समय वो दुखी तो थे बट बहुत कॉन्फिडेंट, वो मतलब अपने अंदर हिम्मत जुटा के ऐसे खड़े होकर बोलते हैं कि ठीक है अब क्लास एंड हो गई है, या अब वो बताने वाले थे बच्चों को कि भाई अब लास्ट लेसन डे है, तो बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने वो बात बोलनी थी, इसलिए उसने कहा कि वो बहुत टॉल लग रहे थे। इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस हमारे चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हमने बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ा है, अब धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी हमारी NCERT क्वेश्चन सीरीज़ के बाद में, वो सीरीज़ आएगी हमारी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जिसमें मैं वोकैबुलरी क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर हम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तभी मैंने एक न्यू चैनल भी क्रिएट करा इंग्लिश बाय सिमरन साहनी, जिस पर मैं आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा पाऊँ, वोकैबुलरी सिखा पाऊँ, इंग्लिश स्पीकिंग सिखा पाऊँ, ग्रामर प्रैक्टिस करा पाऊँ, CUET लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करा पाऊँ। तो इसीलिए इंग्लिश को हम डेली पढ़ते हुए चलेंगे। 15-20 मिनट ही रोज़ आपको पढ़ना है, या हफ्ते में 2 दिन पढ़ लेना बस, सैटरडे संडे को, बट यू हैव टू मेक श्योर और विजन बना लेना है कि इंग्लिश में 100 on 100 लेकर आने हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इंग्लिश 2027 प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस लेकर आनी हूँ सारे के सारे चैप्टर्स की। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।